वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिज़िकल बैलेंस और इसके साथ साथ मेजरिंग सिलेंडर को डिस्कस किया था और फिज़िकल बैलेंस से हम मास मेजर कर रहे थे और ग्रेजुएटेड या फिर मेजरिंग सिलेंडर से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे थे। तो आज का जो हमारी डिवाइस है वो बेसिकली स्टॉप वॉच है। तो आज हम स्टॉप वॉच को डिटेल से देखेंगे और इसके साथ साथ हम इन इंस्ट्रूमेंट्स में पैदा होने वाले डिफरेंट एरर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है स्टॉप वॉच। यस, टॉपिक है हमारा स्टॉप वॉच। ओके, तो हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ओके, तो स्टॉप वॉच हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है, a device that is used to measure duration of specific time intervals। स्टॉप वॉच की मदद से हम किसी भी टाइम इंटरवल का जो ड्यूरेशन होता है उसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास नॉर्मली जो है वो दो तरह की स्टॉप वॉचेस जो है वो अवेलेबल होती हैं। नंबर वन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेस। दो तरह की हमारे पास स्टॉप वॉचेस होती हैं। नंबर वन, दैट इज मैकेनिकल और एनालॉग स्टॉप वॉच। ओके, इसी तरह से हमारे पास दूसरी टाइप होती है जिसे हम कहते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूं दोनों स्टॉप वॉचेस कि कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये देखें, अगर आप इसे गौर से देखें तो ये वाली जो हमारे पास स्टॉप वॉच है ये मैकेनिकल या फिर एनालॉग स्टॉप वॉच है और ये जो स्टॉप वॉच है इसे हम डिजिटल स्टॉप वॉच कहते हैं। अगर आप इसे गौर से देखें तो इसमें आपको दो सर्कुलर डायल्स जो है वो नज़र आएंगे। एक ये बड़ा सर्कुलर डायल है और एक ये छोटा सर्कुलर डायल है। ये जो बड़ा सर्कुलर डायल है ये बेसिकली सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच होता है, मतलब कि ये आपको सेकंड्स की वैल्यू देता है। इसी तरह से ये जो आपको छोटा सर्कुलर डायल नज़र आ रहा है इस पे आपको मिनट्स की वैल्यूज जो है वो मिलती हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक नॉब लगाई हुई है। अगर आप फर्स्ट टाइम नॉब को प्रेस करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाता है, टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अगर आप सेकंड टाइम इसको प्रेस करते हैं तो ये स्टॉप हो जाता है। अगर आप इसे थर्ड टाइम प्रेस करते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए तो ये दोबारा से क्या हो जाती है, रीसेट हो जाती है। इसी तरह से ये हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच है। इसमें हमारे पास दो बटन्स होते हैं। अगर आप गौर करें तो एक लेफ्ट बटन है और एक राइट बटन है। लेफ्ट बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो इसका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अगर हम दोबारा से इस लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं तो इसका टाइमर स्टॉप हो जाता है। अगर हम राइट बटन को जो है वो क्लिक करते हैं या प्रेस करते हैं तो ये रीसेट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम राइट बटन को दोबारा से किसी जब टाइमर इसका चल रहा होता है तो उसके दौरान जब हम इसको प्रेस करते हैं राइट बटन को तो ये स्प्लिट टाइम इंटरवल्स को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मेरे पास डिजिटल स्टॉप वॉच है और ये मेरे पास एनालॉग स्टॉप वॉच है। आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो सबसे पहले हम लिखेंगे एनालॉग स्टॉप वॉच। यस, एनालॉग स्टॉप वॉच जी। it consists of
2 सर्कुलर डायल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 2 डायल्स होते हैं। ओके, अ लार्ज डायल in which second hand of a watch, मतलब जो आपको सेकंड्स के बारे में वैल्यू देता है, सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच रोटेट्स small dial in which minute hand of a watch rotates। यस, लार्ज डायल जो है उस पर जो बेसिकली हैंड ऑफ वॉच मूव कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, वो आपको सेकंड्स की वैल्यू देता है। इसी तरह से जो आपके पास स्मॉल डायल था उस पर जो हैंड रोटेट कर रहा होता है वो आपको मिनट हैंड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास एनालॉग स्टॉप वॉच है। ओके, फंक्शन इसका डिफाइन कर लेते हैं अभी कि किस फंक्शन पे जो है वो काम करती है। ओके, by pressing the knob, timer of stopwatch starts, and by pressing it again it stops। by pressing it for the third time it resets itself। यस, तो जब आपने पहली दफ़ा इसको जो था वो प्रेस किया तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से जब आपने सेकंड टाइम इसको प्रेस किया, जैसे ये नॉब है, इस नॉब को आप जब फर्स्ट टाइम ऐसे प्रेस करेंगे तो टाइमर मेरा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा से प्रेस करूंगा तो टाइमर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर मैं इसे थर्ड टाइम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए प्रेस करके रखूंगा तो ये स्टॉप वॉच क्या करेगी, अपने आप को रीसेट कर लेगी। ऑल राइट, यस। अब बात करते हैं इसके लीस्ट काउंट की। इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? यस, लीस्ट काउंट। जी, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 सेकेंड। ये आपने याद रखना है कि इस स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, 1 सेकेंड। तो यहाँ तक हमने देखा कि एनालॉग स्टॉप वॉच जो है वो क्या होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। उसकी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हमने देखा कि उसका फंक्शन क्या है, और उसके साथ साथ हमने देखा कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो क्या है। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके जो है वो नोट्स बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज डिजिटल स्टॉप वॉच। Yes, digital okay। This stopwatch is controlled by 2 बटन्स। ओके, इसमें मैंने आपको बताया कि 2 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट बटन होता है और एक राइट बटन होता है। ओके,
pressing the left button starts the timer and pressing it again stops the timer. यस तो जब आपने इसको स्टार्ट करना है तो आपने उसके लेफ्ट बटन को, ये जो मैंने लिखा है लेफ्ट बटन, ये जो लेफ्ट बटन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि बताएं कि डिजिटल स्टॉप वॉच में अगर हमने टाइमर को स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है तो हम कौन सा बटन जो है वो यूज़ करते हैं. तो आपने इस बात को याद रखना है कि हम बेसिकली लेफ्ट बटन जो है वो यूज़ करते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए. ओके, नेक्स्ट है pressing the right button will reset it. yes तो अगर हम राइट बटन को प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो टाइमर है या डिजिटल स्टॉप वॉच है वो क्या हो जाएगी, रीसेट. ओके, नेक्स्ट है राइट बटन is also used to measure split time intervals. जी, इसकी मदद से हम स्प्लिट टाइम इंटरवल्स भी राइट बटन से फाइंड आउट कर सकते हैं. अब स्प्लिट टाइम इंटरवल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स से कि एक रेस है जो कि स्टार्ट हो रही है, लेट्स से दिस इज़ द रेस. ओके, और ये जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये इसका एंडिंग पॉइंट है. ओके, तो यहाँ पे जो है वो रेस होगी. ओके, और मैं ये फर्स्ट कर लेता हूँ कि ये 100 मीटर की रेस है. तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जब हमारा जो कैंडिडेट होगा वो यहाँ से भागना स्टार्ट करेगा तो हम टाइमर को ऑन कर देंगे. जब टाइमर को हम ऑन करेंगे तो क्या होगा कि टाइमर स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंट के ऊपर टाइम नोट करना चाहता हूँ कि जब मेरा ये वाला कैंडिडेट जो था एथलीट यहाँ तक पहुँचा था तो उसने कितना टाइम यूटिलाइज किया. तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट बटन को प्रेस करूँगा. जब मैं राइट बटन को प्रेस करूँगा तो राइट बटन के प्रेस करने से ये वाली रीडिंग जो है वो मेरे पास आ जाएगी. लेट्स से ये 3 सेकंड्स आ गई. तो ये वो स्प्लिट टाइम इंटरवल है जो कि एक कंप्लीट टाइम इंटरवल हम मेजर करना चाह रहे हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा हमने क्या कर लिया है, मेजर कर लिया है. लेकिन बैक साइड पे ये वाली रीडिंग जो है वो कंप्लीट चल रही होगी. उसमें से एक स्क्रीनशॉट आप कह सकते हैं कि आपने ले लिया. इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्प्लिट टाइम इंटरवल. ओके, क्लियर हो गया आपको कि डिजिटल स्टॉप वॉच क्या होती है. ओके, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका लीस्ट काउंट. यस, इसका जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट जो है इसका वो क्या है, 0.1 सेकेंड्स. तो यहाँ पे आपने देख लिया कि डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो क्या होती है. ठीक है, किस तरह से हम इसके फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम स्प्लिट टाइम इंटरवल जो है वो इसको मेजर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. आई होप सो कि यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि डिजिटल स्टॉप वॉच क्या होती है, एनालॉग या मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या होती है. अब हम मूव ऑन करेंगे एरर्स के ऊपर. यस, कि हमने अभी तक देखा है कि हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया है.
जैसे कि मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। इसके साथ साथ हमने मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया, जैसे कि फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस, लेबॉर्ट्री बैलेंस, बैलेंस स्केल। इस तरह हमने वॉल्यूम मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया है। इसी तरह से हमने अब जो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया है वो टाइम मेजर करने के लिए यूज़ किया है। तो अगर आप गौर करें तो हमने शुरू में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, जैसे लेंथ, मास, टाइम, उनको हम इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरह बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो बियॉन्ड आवर स्कोप हैं। ओके, अब हम इनमें किसी किस्म के एरर्स भी आ सकते हैं, जिसमें से हमने कुछ एरर्स जो थे उनको डिस्कस कर लिया था, जैसे कि ज़ीरो एरर। तो अब हम देखेंगे कि एरर होता क्या है। ओके, अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज एरर। यस, ओके, अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं तो लेट्स से कि ये आपके पास एक सर्कल है। जैसे अगर आप वो खेलते होंगे डार्ट गेम, जिसमें आपके पास ये आपका एम होता है बिल्कुल सेंटर में, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया। ओके, तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, सेंट्रल एम। तो जब भी मैंने डॉट को फायर करना है, डार्ट जिसे कहते हैं, जो एक तीर होता है छोटा सा, तो हमारी कोशिश होती है कि बिल्कुल सेंटर में जाके लगे। यही कोशिश होती है हमारी कि बिल्कुल सेंटर में जाके लगे। ओके, अगर सेंटर में जाके लगेगा इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो एम लिया था और आपका जो निशाना है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन समटाइम ऐसे भी हो सकता है, समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि आपने डॉट को फेंका है और डॉट यहाँ जाके लगा, या यहाँ जाके लगा, या यहाँ जाके लगा, या फिर यहाँ जाके लगा। तो वो जो हमारा बेसिकली था बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट, वहाँ पे जाके नहीं लगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास इन पॉइंट्स के दरमियान, ये वाला, ये जो हमारा मेन पॉइंट था और ये जो हमारा निशाना था, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर। यस, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर। कि जो आपका ओरिजिनल एम था या ट्रू एम था या एक्सेप्टेड एम था, उस पर आपने फेंकना चाहा, लेकिन आप उसको कंप्लीटली जो क्या एग्जीक्यूट नहीं कर सके, वो थोड़ा सा साइड पे जाके जो है वो लगा। तो ये जो आपका एक्सेप्टेड पॉइंट है और ये जो आपका स्ट्राइकिंग पॉइंट है, इसके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन the difference between the observed value भी कह सकते हैं आप इसे measured value भी कह सकते हैं, and true or accepted value is known as error। तो ये जो आपका सेंटर वाला हिस्सा था, एग्जैक्टली ये वाला जो सेंट्रल पॉइंट था आपका, ये हमारा क्या था, ट्रू वैल्यू या एक्सेप्टेड वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू। और ये जो आपने यहाँ पे डॉट फेंके हैं, ये बेसिकली क्या बन गए, हमारे ऑब्जर्व्ड या फिर मेजर्ड वैल्यू। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, आगे हम लिख लेते हैं कि एरर इज ए डाउट that is present in every measurement, no matter
हाउ केयरफुली a measurement is taken। आप कुछ भी कर लें, अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लें, लेकिन फिर भी एक डाउट जो है उसके अंदर हमेशा मेजरमेंट के अंदर मौजूद रहेगा, और उस डाउट को हम क्या कहते हैं? एरर। तो ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, हम इसे कम से कम कर सकते हैं, लेकिन हम इसे कभी भी कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। ओके, तो हमारे पास एरर की 2 टाइप्स होती हैं। यस, एरर हैज 2 टाइप्स। 2 टाइप्स होती हैं जी इनकी। नंबर 1, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर। इसी तरह से हमारे पास दूसरी टाइप है रैंडम एरर। ओके, तो ये 2 टाइप्स को हम अब आगे लेके चलेंगे, देखेंगे कि टाइप्स क्या क्या हैं और इनके सोर्सेस क्या क्या हैं, और इसके साथ हम देखेंगे किस तरह से हम इन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ दीज एरर्स किस तरह से पॉसिबल है। ओके, आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, नंबर 1 इज सिस्टमैटिक एरर्स। ओके, सिस्टमैटिक एरर्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। द एरर्स that occurs consistently in one direction, whether positive or negative, such as positive or negative zero error। सिस्टमैटिक एरर्स एक ऐसे एरर्स होते हैं जो कि कंसिस्टेंटली एक ही डायरेक्शन में जो है वो वाक़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक मेजरिंग बैलेंस है और उस पर ऑलरेडी रीडिंग जो है वो आ रही है फॉर एग्जांपल 0.5 किलोग्राम। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर प्लेस नहीं किया, इसके बावजूद वो रीड कर रहा है 0.5 किलोग्राम। तो क्या होगा कि अगर आप उस पर कोई ऑब्जेक्ट 10 kg का रखेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो उसका जो आपके पास मैस आएगा वो 0.5 किलोग्राम जो है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी रीडिंग जो थी वो 0.5 किलोग्राम तक थी। तो अगर वो उसका 10 लेट से किलोग्राम मैस था, तो जब उसको मेजर करेगा तो वो 10.5 मेजर करेगा। अगर 20 था तो 20.5 मेजर करेगा। अगर 30 किलोग्राम था तो 30.5 किलोग्राम जो है वो मेजर करेगा। तो ये जो एरर होता है जो कि कंसिस्टेंटली एक ही डायरेक्शन में, मतलब इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ मैस में आपको वैल्यू दी जा रहा है, तो ऐसा एरर जो सारी की सारी मेजरमेंट्स को इक्वली एक ही डायरेक्शन में जो है यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी पॉजिटिव वैल्यूज के साथ क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। आई होप सो कि इस एग्जांपल से आपने समझ लिया होगा कि ये जो कंसिस्टेंटली अकरिंग इन वन डायरेक्शन का मतलब क्या है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके सोर्सेस की, कि कौन कौन से सोर्सेस से ये एरर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो पहला इसका सोर्स है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एरर्स मौजूद हो सकते हैं।
तो हम लिख सकते हैं दिस एरर arises due to imperfect design और ये बेसिकली इसी का हिस्सा है। अगर आप इसे कंफ्यूज ना करें तो मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। यस, ये हेडिंग है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। और कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो ये एरर जो है वो किस वजह से होता है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका जो डिज़ाइन है वो परफेक्ट नहीं है, वो इम्परफेक्ट है। इसी तरह से उसकी जो कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि आप एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इस तरह से स्केल की मार्किंग करते हैं कि वो किसी भी दूसरी चीज़ को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, या उसको इस काबिल बनाते हैं स्केल मार्क करके कि वो दूसरी चीज़ों को मेजर कर सके। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन कहते हैं। तो इन दोनों में इश्यूज हो सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ठीक है। ये इसका फर्स्ट सोर्स है। ओके, नंबर टू जो है दैट इज imperfect technique और प्रोसीजर। यस, तो imperfect टेक्निक की वजह से भी ये एरर हो सकता है, ठीक है। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। दिस एरर occurs due to changes in external conditions जैसे कि कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं ये, टेम्परेचर हो सकता है, इसी तरह से ह्यूमिडिटी हो सकती है, एंड विंड वेलोसिटी। ओके, तो ये एरर जो है वो तब होता है कि जब हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशंस जो हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड वेलोसिटी एटसेट्रा चेंजेस while performing the इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास तीसरा एरर है ओके, इसी तरह से हमारे पास तीसरा एरर है नंबर 3। ओके, नंबर 3 है पर्सनल एरर। पर्सनल error. Okay, personal error. This error occurs due to individuals bias। तो ये किसी भी इंडिविजुअल की वजह से, जो कि एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, उसकी वजह से ये एरर जो है वो हो सकता है। ड्यू टू दिस occurs due to negligence or of a observer or
और ड्यू टू improper setting of an apparatus। जी, एन मुमकिन है कि वो तवज्जो नहीं दे रहा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए, उसका ध्यान कहीं और है। दूसरा ये हो सकता है कि उसने जो एक्सपेरिमेंट को मतलब कि सेटिंग करनी होती है, आपने जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है तो हो सकता है कि उसने उसको अच्छी तरह से सेट नहीं किया, तो इससे भी उसकी वैल्यूज़ पे क्या हो सकता है, असर पड़ सकता है। तो इन सारे एरर्स को हम सिस्टमैटिक एरर्स जो हैं वो काउंट करते हैं। अब जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि इसको एरर को रिडक्शन, कि किस तरह से आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। दिस एरर कैन बी reduced by improving experimental techniques, selecting better instruments, selecting better instruments and reducing the personal bias as far as we can। तो अगर आपने इसको बेहतर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को पहले से बेहतर करना होगा। नंबर 2, आपको बेटर इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म करने होंगे। नंबर 3, कि आपको अपना जो पर्सनल बायस है उसे कम से कम रखना पड़ेगा, यानी कि बहुत तवज्जो के साथ जो है वो आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे सिस्टमैटिक एरर। तो मैंने आपको हायरार्की में बता दिया है कि किस तरह से ये देखिए, सिस्टमैटिक एरर को सबसे पहले हमने डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करने के बाद मैंने आपको सोर्सेज बताए कि कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो इस एरर्स को प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद मैंने आपको मेथड बताया कि किस तरह से हम इन एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रैंडम एरर। रैंडम एरर, यस, इसको डिफाइन कर लेते हैं। दिस एरर occurs when repeated measurements gives different values। यस, कि आप जो है वो एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स से आप एक पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो लेट्स से कि ये हमारे पास हमारा पेंडुलम है। ओके, ये हमारा पेंडुलम है। ओके, डेफिनेटली ये पेंडुलम जो है वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा इस तरह से। ये पेंडुलम जो है वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा ऐसे। तो हम क्या करते हैं कि हम इसका टाइम पीरियड जो है वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि आपने इसे यहाँ से होल्ड किया,
यहाँ जाके छोड़ दिया, तो ये जब इधर से वापस इधर आएगा फिर वापस आएगा तो एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, जिसे हम 1 वाइब्रेशन कहते हैं। तो हम जब भी इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो हम 20, 10 या 30 वाइब्रेशंस के लिए कैलकुलेट करते हैं और फिर उसे क्या करते हैं, वाइब्रेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, जो इसका टाइम पीरियड है उसे हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो हम सॉरी ये मैंने उलट कर दिया, ये टाइम टेकन ऊपर आएगा और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस नीचे आएंगी। यस, तो इतना टाइम लगा है और जितनी वाइब्रेशंस हैं आपके पास, तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस पेंडुलम का टाइम पीरियड आ जाएगा। अब क्यों हम इसको 10 या 20 वाइब्रेशंस के लिए लेते हैं, तो हो सकता है कि जब ये एक वाइब्रेशन के लिए हम कैलकुलेट करें स्टॉप वॉच की मदद से, तो उसमें कुछ ना कुछ रैंडम एरर आ सकता है जो कि अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस की वजह से आ सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके सोर्सेस। सोर्सेस नंबर 1, unpredictable fluctuations during experiment, यानी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन जो आ सकती हैं वो एक्सटर्नल कंडीशन में भी हो सकती हैं और कुछ। ठीक है, नंबर 2, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कुछ हो सकते हैं जो कि जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा ऑब्जर्वर है उसका स्लो रिएक्शन टाइम ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब कि वो यानी कि इस तरह से है कि जब मैंने इसको यहाँ से ड्रॉप किया, जब मैंने पेंडुलम यहाँ से ड्रॉप किया तो उसने फ़ौरन जो है वो स्टॉप वॉच को ऑन नहीं किया। जब मेरा पेंडुलम यहाँ पहुँच गया तब उसने ऑन किया। इसका मतलब है कि उसका रिएक्शन टाइम जो है वो क्या है, स्लो है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, नंबर 4 जो है वो इम्प्रॉपर टेक्निक भी हो सकती है, इम्प्रॉपर टेक्निक भी हो सकती है। तो ये कुछ सोर्सेज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि ये कुछ सोर्सेज जो हैं वो रैंडम एरर्स जो हैं वो यानी पोज कर सकते हैं, क्योंकि रैंडम एरर्स जो होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं, हमारे इख्तियार में नहीं होते। हम कितने भी अच्छे तरीके से, कितनी भी अच्छी कंट्रोल कंडीशंस के अंदर अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, लेकिन उसके बावजूद हमारी टेक्निक भी ठीक है, हमारा इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, हमारी कंडीशंस, एक्सटर्नल कंडीशंस भी ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ एरर जो है वो आ रहा है, तो उस एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं जो कि हमारे इख्तियार में नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूस कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे कि एरर रिडक्शन की। यस, नेक्स्ट है जी एरर रिडक्शन। ओके, random errors are reduced by taking several या multiple, by taking multiple यानी बहुत सारी रीडिंग्स लेके, multiple readings and then calculating the mean or average वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, आप बहुत सारी रीडिंग्स लेंगे सेम एक्सपेरिमेंट की, फिर उन्हें ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आप एरर को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास था रैंडम एरर, जो कि मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया कि क्या होता है, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, इसके साथ इस एरर को रिड्यूस किस तरह से किया जा सकता है। ओके, और इससे पहले हमने जो था वो सिस्टमैटिक एरर जो था उसको पढ़ा था, अगर आप देख सकें तो ये सारी समरी थी हमारे पास सिस्टमैटिक एरर की। ओके, इसी तरह से
हमने जो है वो एरर को डिफ़ाइन किया था और आपको ये बताया था कि एरर जो है वो दो तरह के होते हैं कि जो आपका ऑब्जर्व वैल्यू है और जो आपके पास ट्रू वैल्यू, इसके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। फिर हमने डिजिटल स्टॉप वॉच को भी डिस्कस किया, एनालॉग को भी डिस्कस किया, ठीक है। इसमें हमने देखें आप स्टॉप वॉच को भी डिस्कस किया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने स्टॉप वॉच और एरर्स और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है। आई होप सो कि आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप लाइव चैट में भी पूछ सकते हैं, इसके साथ साथ आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।